गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं शोभा गौतम, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान। आज का हम जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो है राष्ट्रीय शक्ति। इस वीडियो में हम देखेंगे कि राष्ट्रीय शक्ति का अर्थ क्या है, राष्ट्रीय शक्ति के तत्व कौन से हैं और राष्ट्रीय शक्ति की सीमाएं क्या हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ नेशनल पावर, राष्ट्रीय शक्ति क्या है। देखिए, शक्ति राजनीति में एक ऐसा तत्व है जो कि हम कह सकते हैं कि अगर हमें पॉलिटिकल साइंस को समझना है तो पॉलिटिकल साइंस का जो मेन एलिमेंट है वो शक्ति है। और जब हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात करते हैं तो शक्ति संघर्ष, जैसे कि मॉर्गेंथो ने भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक तरह का शक्ति संघर्ष है, यानी कि शक्ति जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का बहुत महत्वपूर्ण कारक है। तो हमें ये समझना होगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नेशनल पावर, राष्ट्रीय शक्ति का अर्थ क्या है। राष्ट्रीय शक्ति के अर्थ को समझने के लिए हम एक दो परिभाषाएं डिस्कस करते हैं। पहले जैसे पहली परिभाषा है मॉर्गेंथो की। मॉर्गेंथो ये कहते हैं कि राष्ट्रीय शक्ति राष्ट्र की वह शक्ति है जिसके आधार पर कोई व्यक्ति दूसरे राष्ट्र के कार्यों, व्यवहारों और नीतियों पर प्रभाव तथा नियंत्रण रखने की चेष्टा करता है। यह राष्ट्र की वह क्षमता है जिसके बल पर वह दूसरे देशों से अपनी इच्छा के अनुरूप कोई कार्य करा सकता है। हमने बात करी थी पहले शक्ति की। अगर हम शक्ति की बात करें, देखिए, तो शक्ति का मतलब एक तरीके से ये होता है कि एक व्यक्ति अपने उद्देश्यों के अनुरूप दूसरों के व्यवहार को जितना प्रभावित कर सकता है वह उसकी शक्ति कहलाती है। यानी कि शक्ति का मतलब होता है कि आप जैसा चाहते हैं वैसा आप दूसरे के व्यवहार को परिवर्तित कर दें। तो यही चीज़ राष्ट्रीय शक्ति के संदर्भ में आती है। तो राष्ट्रीय शक्ति का मतलब क्या हो गया कि राष्ट्र की वो शक्ति जिसके आधार पर वो राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के कार्यों को, उनके व्यवहार को, उनकी नीतियों को नियंत्रित कर सके, उन पर अपना प्रभाव स्थापित कर सके। यानी कि राष्ट्रीय शक्ति राष्ट्र की वो क्षमता है जिसके बल पर वो दूसरे देशों से अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी कार्य करा सकता है। अर्थात राष्ट्रीय शक्ति का मतलब ये हुआ कि जब एक राष्ट्र अपनी इच्छा के अनुसार दूसरे राष्ट्र की नीतियों को प्रभावित कर सकता है, नियंत्रित कर सकता है, तो वह राष्ट्रीय शक्ति कहलाती है। दूसरी डेफिनेशन हम लेते हैं ऑर्गेन्स्की की। ऑर्गेन्स्की के अनुसार अपने हितों के अनुकूल दूसरे देशों के व्यवहार को प्रभावित करने की क्षमता का नाम शक्ति है। जब तक कोई राष्ट्र यह नहीं कर सकता, चाहे वह कितना ही बड़ा क्यों ना हो, चाहे वह कितना ही संपन्न क्यों ना हो, परंतु उसे शक्तिशाली नहीं कहा जा सकता। ऑर्गेन्स्की कहते हैं कि राष्ट्रीय शक्ति का मतलब है वो क्षमता जिससे एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के व्यवहार को अपने हितों के अनुकूल प्रभावित कर सके। कोई देश चाहे कितना ही बड़ा हो, कितना ही संपन्न हो, लेकिन यदि उसके पास ये क्षमता नहीं है तो हम उसे शक्तिशाली नहीं कहेंगे। अर्थात राष्ट्रीय शक्ति का अभिप्राय ये हो गया कि एक देश अपने हितों के अनुकूल, अपनी इच्छा के अनुकूल दूसरे देशों के व्यवहार को प्रभावित कर सके। यदि वह यह क्षमता उसमें है तो इसे हम राष्ट्रीय शक्ति कहेंगे। तो इन द शॉर्ट, राष्ट्रीय शक्ति का अभिप्राय ये है कि एक राष्ट्र अपनी इच्छा के अनुरूप दूसरे राष्ट्र के व्यवहार को प्रभावित कर सकता है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों की। राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों को हम दो भागों में वर्गीकृत करते हैं, गैर मानवीय और मानवीय। मानवीय तत्वों में आते हैं जैसे जनसंख्या, तकनीकी ज्ञान, विचारधाराएं, मनोबल आदि। और
गैर मानवीय तत्वों में आते हैं भूगोल और प्राकृतिक साधन। तो आइए अब हम विस्तार से इनका अध्ययन करते हैं। सबसे पहला एलिमेंट हम लेते हैं भूगोल, और भूगोल में सबसे पहला हम पॉइंट लेते हैं क्षेत्रफल। देखिए, क्षेत्रफल जो होता है वो एक राष्ट्रीय शक्ति का स्रोत है। जिस राष्ट्र का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा वो राष्ट्र उतना ही अधिक शक्तिशाली होगा। इसका कारण क्या है? इसका पहला कारण तो है जनसंख्या। जिस देश का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा उसमें अधिक जनसंख्या का निवास होगा, तो वो देश मानवीय संसाधन की दृष्टि से संपन्न होगा। दूसरा रीज़न है प्राकृतिक संपदा। जिस देश के पास जितना अधिक क्षेत्रफल होगा उसके पास उतनी ही ज़्यादा प्राकृतिक संपदा होगी। तीसरा है सैनिक लाभ। अगर देश का क्षेत्रफल बड़ा है तो उस देश को युद्ध में परास्त करना अपेक्षाकृत कठिन होता है, क्योंकि यदि शत्रु देश उसे परास्त करने का साहस करता है तो दूसरे देश को उसे परास्त करने के लिए अधिक सैन्य क्षमता की ज़रूरत होगी। तो सैनिक लाभ भी क्षेत्रफल बड़ा होने से मिलता है। उदाहरण की हम बात करें तो आप देखिए, जैसा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय हमें पता है कि जापान बहुत पावरफुल हो गया था और जापान ने बहुत सारे देशों को ऑक्युपाई भी कर लिया था, बहुत सारे देशों पर जापान ने अधिकार कर लिया था। लेकिन चीन का चूँकि आकार बहुत बड़ा था, चीन का क्षेत्रफल बहुत अधिक बड़ा था, इसलिए जापान चीन को पराजित नहीं कर पाया। इसी तरह सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो विश्व में महाशक्तियाँ बनी हैं, सोवियत संघ और अमेरिका, दोनों का ही क्षेत्रफल बहुत अधिक बड़ा है। तो हम ये कह सकते हैं कि क्षेत्रफल बड़ा होने से राष्ट्रीय शक्ति बढ़ती है। लेकिन इसमें एक विशेष बात यह है कि जो क्षेत्रफल है वो केवल बड़ा होना सफिशिएंट नहीं है, वो उपयोगी भी होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम ब्राज़ील की बात करें, हम कनाडा की बात करें, तो ब्राज़ील और कनाडा का क्षेत्रफल बहुत अधिक बड़ा है, लेकिन ब्राज़ील चूँकि जंगलों से घिरा हुआ है, कनाडा बर्फ़ से घिरा हुआ है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया जो है उसमें ज़्यादातर हिस्से में रेगिस्तान है। तो इन देशों के क्षेत्रफल बड़े होने के बावजूद भी ये देश शक्तिशाली नहीं बन पाए। तो हम ये कह सकते हैं कि शक्ति और आकार दोनों में कोई सीधा संबंध नहीं है। शक्ति और आकार का अप्रत्यक्ष संबंध है। जैसे हम बात करें जापान की, जापान एक शक्तिशाली देश है, यद्यपि जापान का क्षेत्रफल बहुत कम है। तो हम ये कह सकते हैं कि केवल क्षेत्रफल से ही कोई राष्ट्र शक्तिशाली नहीं बनता, हालांकि क्षेत्रफल बड़ा होने से शक्ति संचय में फ़ायदा होता है। जैसे कि क्षेत्रफल बड़ा होने से जनसंख्या, सेना, औद्योगिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, इनकी बहुलता रहती है। तो इस दृष्टि से क्षेत्रफल बड़ा होने से शक्ति बढ़ती है, लेकिन केवल क्षेत्रफल बड़ा होने से ही कोई देश शक्तिशाली नहीं बन सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे सहारा की अगर हम बात करें तो बहुत बड़ा एरिया है, लेकिन फिर भी वो चूँकि किसी काम का नहीं है, उपयोगी एरिया नहीं है, तो वो शक्तिशाली नहीं बन पाए। इसी तरह जापान है, अगर हम जापान और बेल्जियम को कंपैरिजन करें तो बेल्जियम अपने आप में एक बड़ा कंट्री है, लेकिन फिर भी जापान छोटा देश होने के बावजूद भी एक शक्तिशाली देश है। तो इन द शॉर्ट हम कह सकते हैं कि क्षेत्रफल शक्ति का एक स्रोत है, लेकिन क्षेत्रफल उपयोगी होना चाहिए। मात्र क्षेत्रफल बड़ा होने से ही कोई देश शक्तिशाली नहीं बन जाता। अब देखिए सेकंड पॉइंट है इसमें जलवायु, क्लाइमेट। क्लाइमेट भी अपने आप में एक शक्ति का स्रोत है। जलवायु से क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, जलवायु से पहला प्रभाव तो पड़ता है देश के प्रोडक्शन पर। अगर क्लाइमेट अच्छा है तो देश में प्रोडक्शन अच्छा होगा, और देश में प्रोडक्शन अच्छा होगा तो नो डाउट कंट्री पावरफुल बनेगा। दूसरा है सार्वजनिक स्वास्थ्य और चरित्र। ऐसा कहा जाता है कि जिन देशों की जलवायु ठंडी होती है उन देशों के लोग अधिक कर्मठ होते हैं, अधिक परिश्रमी होते हैं, बजाय के गर्म जलवायु वाले देशों के। अगर हम देखें इस समय वर्ल्ड पॉलिटिक्स में,
तो आप देखिए कि जिन भी देशों की जलवायु समशीतोष्ण है, वही देश एक महाशक्ति के रूप में डेवलप हुए हैं। तो जितने भी शक्तिशाली देश हैं, लगभग सभी शीतोष्ण कटिबंध में ही हैं। चाहे हम यूरोप की बात करें, चाहे अमेरिका की बात करें, चाहे हम सोवियत संघ की बात करें। लेकिन इस कंसेप्ट को भी हम सीमित रूप में ही स्वीकार कर सकते हैं। उसका कारण ये है कि प्राचीन काल की जो सबसे बड़ी सभ्यताएं थी, भारत है, चीन है, मिस्र हैं, तो ये सभी सभ्यताएं गर्म जलवायु वाले देशों में ही विकसित हुई है। तो संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि जलवायु का राष्ट्रीय शक्ति पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि समशीतोष्ण जलवायु होने से लोगों को उत्पादन कार्य में लगे रहने की प्रेरणा मिलती है। अगर अच्छी क्लाइमेट है तो लोगों को उत्पादन कार्य में लगे रहने की प्रेरणा मिलेगी। तो इस दृष्टि से जलवायु का भी कहीं ना कहीं राष्ट्रीय शक्ति पर प्रभाव पड़ता ही है। नेक्स्ट है स्थलाकृति, टोपोग्राफी। टोपोग्राफी से अभिप्राय ये है कि देश में नदियां हैं, पर्वत है, समुद्र है, इनकी क्या अवस्थिति है। तो इसमें आप देखिए कि जो कंट्री नदियों से, पर्वतों से, समुद्रों से घिरे हुए होते हैं, वो देश अधिक सुरक्षित होते हैं। और जब देश सुरक्षित होता है तो देश अपना आर्थिक और राजनीतिक विकास अधिक अच्छे तरीके से कर पाता है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, तो जैसे हम इंडिया की बात करें, तो इंडिया और चाइना के बीच में जो हिमालय पर्वत है, उस हिमालय पर्वत ने भारत को सुरक्षा प्रदान की है। इसी तरह हम अमेरिका की बात करें तो देखिए, अमेरिका के एक तरफ है अटलांटिक महासागर और दूसरी तरफ है प्रशांत महासागर। हम इसमें मैप में एक बार देख सकते हैं। जैसे ये अमेरिका है तो एक तरफ प्रशांत महासागर है और एक तरफ अटलांटिक महासागर। इसी तरह हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन और यूरोप, इनके बीच में है इंग्लिश चैनल। तो चूंकि ब्रिटेन की टोपोग्राफी भी ऐसी है कि वो सेफ है और अमेरिका की टोपोग्राफी भी ऐसी है कि वो सेफ है, इसलिए अमेरिका और ब्रिटेन में राजनीतिक अस्थायित्व कम रहा है। इन देशों ने बाकी देशों की तुलना में अधिक तीव्रता से आर्थिक विकास किया है। लेकिन देखिए, स्थलाकृति की भी एक सीमा है। कैसे हम कह सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अब जो स्थलाकृति का प्रभाव है वो कम होता जा रहा है। एग्जांपल के लिए हम कह रहे हैं कि भारत और चाइना के बीच में हिमालय पर्वत है, लेकिन फिर भी 1962 में चाइना ने भारत पर अटैक किया। और आप देखिए, कई बार जो टोपोग्राफी है वो देश के लिए बाधा भी बन जाती है। जैसे हम एग्जांपल ले अफ्रीका का। अफ्रीका की जो टोपोग्राफी है वो एक तरफ उसे सुरक्षा तो प्रदान करती है, लेकिन दूसरी तरफ इसके कारण उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में नुकसान भी हुआ है। तो स्थलाकृति अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधा भी बन जाती है। नेक्स्ट, अब हम लेते हैं लोकेशन या अवस्थिति। लोकेशन का अभिप्राय ये है कि देश विश्व मानचित्र में कहाँ पर स्थित है। लोकेशन से क्या इफेक्ट होता है। देखिए, लोकेशन का पहला प्रभाव तो पड़ता है हमारी पॉलिटिक्स पर कि हमारे देश की राजनीति कैसी होगी, देश में राजनीतिक स्थायित्व रहेगा या पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी रहेगी। दूसरा इफेक्ट पड़ता है क्लाइमेट का, जलवायु का। जैसी आपकी लोकेशन है उसी तरह की आपकी देश की जलवायु होगी। दूसरा प्रोडक्शन आ गया कि देश में उत्पादन कैसा होगा, ये भी लोकेशन से डिसाइड होगा। आपके देश में खनिज कितने होंगे, कैसे खनिज मिलेंगे, कितना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, तो ये सब चीज़ें डिसाइड होती है लोकेशन से। जैसे कि अभी हमने बात की अमेरिका की। अमेरिका की अगर हम बात करें, अमेरिका और ब्रिटेन की, तो ये अटलांटिक महासागर पर स्थित हैं। मतलब ये अटलांटिक महासागर के नियर बाय हैं और इसका इनको बेनिफिट मिला है। इनको बेनिफिट क्या मिला कि अमेरिका और ब्रिटेन में नौसेना का अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। इसी तरह अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो अभी जैसा मैंने आपको बताया था कि ब्रिटेन जो है वो यूरोप से इंग्लिश चैनल के माध्यम से अलग हो रहा है और ब्रिटेन की लोकेशन बिल्कुल सेफ है।
इसका ब्रिटेन को बहुत बेनिफिट मिला। अब देखिए, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन सबसे पहले ब्रिटेन में हुआ। अगर हम पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की बात करते हैं तो ब्रिटेन में राजनीतिक अस्थायित्व कम रहा है। अगर हम ब्रिटेन का इतिहास देखें तो ब्रिटेन, जैसे हम ब्रिटेन की क्रांति की बात करते हैं तो ब्रिटेन में बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ सत्ता परिवर्तन हो गया। ब्रिटेन की क्रांति को हम कहते हैं ना गौरवपूर्ण क्रांति। तो बहुत मतलब ब्रिटेन का इतिहास ऐसा रहा है कि वहाँ हमें हिंसा या संघर्ष कम देखने को मिलेगा, और इसी वजह से ब्रिटेन ने आर्थिक विकास अन्य देशों की अपेक्षा जल्दी किया। अगर हम बात करें तो यूरोपीय कंट्रीज में ब्रिटेन का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, वो ब्रिटेन का पहले हुआ है और अधिक हुआ है, और इसका रीज़न रहा है ब्रिटेन की लोकेशन। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं जियोपॉलिटिक्स, भूगोल मूलक राजनीति। पहले हम इसका मीनिंग समझते हैं कि जियोपॉलिटिक्स का मतलब क्या है। देखिए, जियोपॉलिटिक्स का मतलब होता है किसी देश की विदेश नीति पर उसकी लोकेशन का प्रभाव। अभी हमने देखा कि किसी भी कंट्री के लिए उसकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और वो देश अपनी जो फॉरेन पॉलिसी बनाता है उस फॉरेन पॉलिसी पर भी उसकी लोकेशन का प्रभाव पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम भारत की बात करें तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब अमेरिका और सोवियत संघ में शीत युद्ध चल रहा था तो भारत ने ये फैसला किया कि भारत दोनों में से किसी भी ग्रुप में शामिल नहीं होगा, और भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई। इसका एक बड़ा कारण ये भी था कि भारत चाइना और सोवियत संघ दोनों के नज़दीक था, इसलिए भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई। इसी तरह हम बात करें स्विट्ज़रलैंड की, तो देखिए स्विट्ज़रलैंड ने विश्व राजनीति में हमेशा तटस्थता की नीति अपनाई है, और उसका कारण ये है कि स्विट्ज़रलैंड की लोकेशन ऐसी है कि स्विट्ज़रलैंड यूरोप के देशों से घिरा हुआ है, इसलिए उसने तटस्थता की नीति को अडॉप्ट किया। इसी तरह हम बात करें बेल्जियम की, तो चूंकि बेल्जियम की जो लोकेशन है उसके अकॉर्डिंग उसने हमेशा, हम अगर विश्व इतिहास को देखें तो उसने हमेशा फ्रांस और इंग्लैंड का समर्थन किया है। इसी तरह हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो आप देखिए, ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया चूंकि विश्व राजनीति में, विश्व का जो मानचित्र है उसमें सबसे अलग थलग उसकी पोजीशन है, तो ऑस्ट्रेलिया ने अलगाव की नीति अपनाई है। तो हर देश जैसे उसकी लोकेशन होती है उसके अकॉर्डिंग वो फॉरेन पॉलिसी को अपनाता है। अब हम थोड़ा सा भूगोल मूलक राजनीति के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। देखिए, भूगोल मूलक राजनीति का प्रारंभ कांट से माना जाता है। कांट जो विचारक है, हमें उसके दर्शन में भूगोल मूलक राजनीति दिखाई देती है, और इसके बाद बहुत से ऐसे विचारक हुए जिन्होंने भूगोल मूलक राजनीति की बात की, जैसे कि फ्रेडरिक राशेल ने सबसे पहली बार ये बताया कि देशों की विदेश नीति पर भौगोलिक तत्वों का प्रभाव पड़ता है। अगर हम भू राजनीतिक विश्लेषणकर्ताओं की बात करें तो इसमें मैकाइंडर है, एम.टी. महान है, स्पाइक मैन है, इनके नाम हम ले सकते हैं। तो अब हम थोड़े से प्रमुख जो भूगोल राजनीति के विचारक रहे हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात हम करते हैं मैकाइंडर के बारे में। देखिए, मैकाइंडर इंग्लैंड के थे, और मैकाइंडर का जो कंसेप्ट है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। देखिए, मैकाइंडर ने यूरोप, एशिया और अफ्रीका, इनको विश्व द्वीपों के रूप में क्लासिफाई किया। यानी कि इन्होंने यूरोप को, एशिया को और अफ्रीका को क्या कहा है? विश्व द्वीप कहा है, तीनों को। इन्होंने जो यूरेशिया का आंतरिक भाग है उसको कहा है केंद्रीय भूमि, हार्टलैंड। ठीक है, अब हार्टलैंड किसको कहा है? थोड़ा सा हम मैप में देख लेते हैं कि यूरेशिया का आंतरिक भाग से क्या मतलब है। देखिए, ये यूरोप है, ये यूरोप और ये एशिया है,
तो इसका जो ये एक सेकेंड आई विल टेल यू, इसका ये जो अंदर वाला भाग है इसको इसने कहा है केंद्रीय भूमि, यानी कि वो भाग जो पश्चिमी जर्मनी से प्रारंभ होता हुआ, ये पश्चिमी जर्मनी से प्रारंभ होता हुआ जाएगा साइबेरिया तक, ये जो भाग है इस वाले एरिया को इन्होंने कहा है केंद्रीय भूमि। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, मैकाइंडर ने अफ्रीका, यूरोप और एशिया इनको कहा था विश्वद्वीप। ये जो बीच वाला हिस्सा है इसको कहा केंद्रीय भूमि। तो मैकाइंडर ने ये कहा था कि जो पूर्वी यूरोप पर शासन करेगा, मैकाइंडर का कहना था कि जो भी कंट्री इस पूर्वी यूरोप पर शासन करेगा, पूर्वी यूरोप पर जो शासन करेगा उसका अधिकार होगा हृदय स्थल पर, यानी कि जो इस एरिया को कंट्रोल कर लेगा उसका अधिकार इस केंद्रीय भूमि पर हो जाएगा, हार्टलैंड जिसको कहा उसने हृदय भूमि, हृदय स्थल। और जो हृदय स्थल पर शासन कर लेगा उसका अधिकार हो जाएगा पूरे विश्व द्वीपों पर, विश्व द्वीप यानी कि इस पूरे एरिया पर, एशिया, यूरोप और अफ्रीका पर। और जो विश्व द्वीपों को नियंत्रित कर लेगा उसका पूरे विश्व पर प्रभुत्व स्थापित हो जाएगा। तो इस तरीके से मैकाइंडर ने ये कहा कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है वो जल तथा स्थल शक्तियों के बीच की आपसी प्रतिस्पर्धा है। तो जो कंट्री इस पूर्वी यूरोप पर अधिकार करेगा वो हार्टलैंड पर अधिकार करेगा, जो हार्टलैंड पे अधिकार कर लेगा वो विश्व द्वीपों पर शासन करेगा, और जो विश्व द्वीपों को कंट्रोल कर लेगा वो पूरे विश्व पर शासन करेगा। तो ये मैकाइंडर का कंसेप्ट था जिसके बारे में हमने बात की। अब मैकाइंडर के बाद हम लेते हैं एम.टी. महान। देखिए, एम.टी. महान की जो बुक है उसका नाम है समुद्री ताकत का इतिहास पर प्रभाव। और मैकाइंडर ने सामुद्रिक शक्ति को महत्व दिया, क्योंकि मैकाइंडर का ये मानना था कि जो राष्ट्र भूमि से बंधे होते हैं सामुद्रिक शक्तियों की अपेक्षा नीचे होते हैं। समुद्र पर ही बड़े शक्ति युद्धों का निर्णय होता है। महाशक्ति बनने के लिए एक देश को ऐसी सैनिक शक्ति का निर्माण करना चाहिए जो अपने देश से बाहर लड़ाई लड़ सके। तो एम.टी. महान ने सामुद्रिक शक्ति को महत्व दिया, और एम.टी. महान का ये कहना था कि जिस देश के पास सामुद्रिक शक्ति है वो देश अन्य देशों की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होंगे। उदाहरण के लिए जैसे ब्रिटेन और अमेरिका की स्थलीय सीमाएं नहीं हैं, तो ब्रिटेन और अमेरिका की नौसैनिक शक्ति का अधिक विकास हुआ है, और इसीलिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन और अमेरिका ने सफलता प्राप्त की। इसके बाद नेक्स्ट हम लेते हैं स्पाइकमैन को। स्पाइकमैन भी एक अमेरिकी विचारक थे, और स्पाइकमैन ने हृदय भूमि की अपेक्षा किनारे की भूमि को महत्व दिया। और उनका ये कहना था कि जो यूरेशिया पर शासन करेगा उसी का हृदय भूमि पर शासन होगा, और जो हृदय भूमि पर शासन करेगा वही विश्व के भाग्य का स्वामी होगा। हम एक बार इसको समझ लेते हैं स्पाइकमैन वाले को। देखिए, स्पाइकमैन ने ये कहा कि जो हार्टलैंड है, ये बीच वाला जो हिस्सा है, इसके बजाय जो रिमलैंड है, रिमलैंड का मतलब है किनारे की भूमि, ये किनारे की जो भूमि है, तो स्पाइकमैन ने रिमलैंड को अधिक महत्व दिया। उन्होंने कहा कि जो यूरेशिया पर शासन करेगा, यानी कि यूरोप का ये वाला हिस्सा और एशिया का ये वाला हिस्सा, तो जो यूरोप और एशिया पर शासन कर लेगा उसी का इस हार्टलैंड पर अधिकार हो जाएगा, और जो हार्टलैंड पर शासन करेगा उसी का पूरे विश्व पर अधिकार होगा। तो ये स्पाइकमैन का दृष्टिकोण था जो हमने देखा। तो इस तरीके से आज का हमने लेक्चर पढ़ा है। अब इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।